बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान सी पैक मंसूबे की मुकम्मल हिमायत करता है। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। चीनी वजीर खारजा ने दोनों ममालिक में तवील मुद्दती ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अहम और बड़ी मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा चिन गांग की मुलाकात। सी पैक समेत अहम उमूर जेर बहस आए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चीनी वजीर खारजा को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान सी पैक मंसूबा मुकम्मल करेगा। ये मंसूबा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। चीनी वजीर खारजा ने इलाकाई अमन में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए कहा कि चीन सी पैक मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए पुरज़्म है। चीनी वजीर खारजा ने सी पैक मंसूबों में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार की तारीफ भी की। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर खारजा ने भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो के भारत में बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। वज़ीर खारजा ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर खारजा ने मसला कश्मीर पर बयान बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक दिया। मज़ीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के इजलास पर मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं। मज़ीद क्या कहना था, जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर। देखिए, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आमिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको बताएं कि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो के भारत में बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत सामने आ चुकी है। वज़ीर खारजा ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर खारजा ने मसला कश्मीर पर बयान बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक दिया। मकबूजा कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के इजलास पर मौक़िफ़ वाज़े कर चुकी है। आमिर सईद अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी आमिर। देखिए, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने उस सवाल के जवाब में जिसमें ये कहा गया कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास के इनेकाद पर हिंदुस्तान को धमकी दी है, उस पर वजाहत जारी की है और ये कहा है कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मसला कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अहमियत पर जोर दिया है और वजीर खारजा ने मसला कश्मीर पर बयान बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक दिया है। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के जो इजलास पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े है और भारतीय मीडिया का वज़ीर खारजा के बयान को तशद्दुद के खतरे से जोड़ना न सिर्फ शरारत बल्कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल है। और इस मौके पर तर्जुमान ने यह भी कहा कि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बयान पर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है, लिहाजा भारतीय मीडिया हसास बैनर रियासती मामलात पर रिपोर्टिंग करते वक्त सहाफ़ती उसूलों का एहतराम करे। लिहाजा इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बार फिर वाज़े किया है कि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मसला कश्मीर के तनाज़े में जो बयान दिया है वो मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक है और उसकी अहमियत के मुताबिक ये बयान दिया गया है। लिहाजा इस हवाले से जो भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है वो बिल्कुल हक़ाइक़ के बरक्स है और हक़ाइक़ के मुतज़ाद है। लिहाजा तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस पर वजाहत जारी की है। बहुत शुक्रिया। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। बगैर इजाजत रैली निकालने पर तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दफा 144 के खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात के तहत थाना मारगिला में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा असद उमर, राजा खुरम नवाज समेत 180 कारकुनों के खिलाफ दर्ज किया गया है। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में रैली जो है उसको पुलिस की जानिब से कानून के खिलाफ करार दिया गया है और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत समेत जो मुजाहिरीन जो PTI के शरीक हुए हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत संगीन 7 दफात जो है इस मुकदमे में दर्ज की गई है। सरकार की मुद्दत में थाना मरगला में मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें असद उमर, राजा खुरम नवाज समेत PTI के 180 कारकुनान जो हैं उनको मुलजिम नामजद किया गया है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रैली निकाली गई थी वो दफा 144 की खिलाफ वर्जी है। ज़िली इंतजामिया और पुलिस की जानिब से पहले भी तहरीक इंसाफ को ये बताया गया था कि शहर में जलसे जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी है, खिलाफ कानून काम करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अब इसका बाकायदा तौर पर आगाज भी कर दिया गया है। गुज़श्ता रात भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है इसी बुनियाद के ऊपर, जिसमें 3 खवातीन समेत 18 अफराद को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया था। ताहम अब थाना मरगला में सरकार की मुद्दत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गुज़श्ता रोज रैली निकाली गई है उसका मुकदमा दर्ज किया गया है
जिसमें मजमूई तौर पर 7 दफात जो है वो शामिल की गई हैं। जनरल सेक्रेटरी जो है असद उमर, इसके अलावा राजा खुर्रम नवाज, दीगर PTI की मकामी UC लेवल की जो क़यादत है उनको भी मुल्जिम नामजद किया गया है। उनको भी मुल्जिम नामजद किया गया है। आदिल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। सिंध में ज़िमनी बलदियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे से हो चुका है। कराची के 7 अजला में 11 UCs और 15 वार्ड्स की 26 नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा और कराची में पुलिस के 7000 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात से मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और इस तमाम तर आज की सूरत हाल पर हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले एहसन चांडियों का रुख करते हैं। एहसन, बताइएगा आप किस जगह पर मौजूद हैं और इस पोलिंग स्टेशन पर अभी तक क्या टर्न आउट जो है वो बेहतर हो सका सुबह की निस्बत? देखिए, शाह फैसल कॉलोनी ग्रीन टाउन UC 3 है और ये पोलिंग स्टेशन 19 है, जहाँ पे कुल वोटर्स की तादाद जो है 1650 है। और यहाँ पे अगर कदरन कंपैरिजन करें कोरंगी UC 2 से शाह फैसल कॉलोनी UC 3 का, तो यहाँ पे जो है टर्न आउट काफ़ी जो है वो उसके मुकाबले बेहतर है और यहाँ पे वक्तन ब जो है वो वोटर्स का आने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस हवाले से जो असिस्टेंट कमिश्नर इस इलाके की हैं शाह फैसल कॉलोनी की, वो भी यहाँ पर उन्होंने विज़िट किया पुलिस के हमरा, और उनका ये कहना था कि यहाँ पे वोटिंग भी जो है वो वक्त पे शुरू हो गई थी। जो 8 से 5 का टाइम है वही टाइम है और 8 से पहले 7:30 बजे के दरमियान यहाँ पे जो है वो वोटिंग का जो पोलिंग का अमला है वो यहाँ पे पहुँच चुका था और वो मुसलसल ज़िला SSP से भी जो है वो राब्ते में। अभी तक उनका ये कहना था कि कोई भी इस इलाके में नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें सियासी जमातों की, तो यहाँ पे उनके कैंप्स यहाँ पे लगे हैं। पीपल्स पार्टी का, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का। यहाँ पे जो मजमूई तौर पर जो मुकाबला है जिन दो पार्टियों के दरमियान, 2 उम्मीदवारों के दरमियान, वो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो बताया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल कराची की सिचुएशन की, तो यहाँ पे मेयर कराची के लिए जो है वो सख्त मुकाबला है पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान। ये जो सीटें हैं जिनके इलेक्शन मुलतवी हो गए थे, अभी आज इलेक्शन होने, इसमें जो ज़्यादा सीटें लेता है वो वाज़ेह अक्सरियत से जो है अपना मेयर बनाने में कामयाब हो सकता है। तो अब ये देखना होगा कि पीपल्स पार्टी का मेयर बनता है या जमात इस्लामी बनाने में कामयाब होती है। जी ठीक है, एहसन चांडी हमारे साथ ही रहेगा। औरंगी टाउन का रुख करेंगे जहां पर फैसल खान इस वक्त मौजूद हैं। फैसल, 4 घंटे गुजर गए हैं, वोटर्स का क्या टर्नआउट देख रहे हैं? देखें, औरंगी टाउन में भी जिस तरह दीगर इलाकों में ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स की तादाद कम नज़र आ रही है, तो यहाँ पर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त अपने वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने में नाकाम नज़र आती हैं। 12 बज चुके हैं, 4 घंटे तकरीबन हो चुके हैं पोलिंग को स्टार्ट हुए, लेकिन टर्न आउट इंतहाई कम है। मैं इस वक्त औरंगी टाउन की UC 2 में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप मेरे अक़ब में पोलिंग कैंप देख सकते हैं। ये पोलिंग कैंप है, एक सियासी जमात है इनका है। आगे 2-3 इसी तरह के पोलिंग कैंप्स लगे हुए हैं, लेकिन इन पर वोटर्स की तादाद ना होने के बराबर है। वोटर्स अब तक पोलिंग कैंप नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से पोलिंग का टर्नआउट इंतहाई कम है। तमाम सियासी जमातों की जानिब से कोशिश तो की जा रही है। सुबह से हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं वो मुख्तलिफ गाड़ियों में अपने सियासी झंडे लेकर लोगों को वोटिंग के लिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग का टर्नआउट इंतहाई कम है। इतवार का दिन है, 12 बज चुके, 4 घंटे हो चुके, लेकिन अभी तक तमाम सियासी जमातें अपने वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने में नाकाम नज़र आ रही हैं। जी ठीक है, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने मोहम्मद अशद, आप बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या टर्नआउट देख रहे हैं? जी, इस वक्त मैं ज़िला बस्ती का UC 13 है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। UC 13 रशीदाबाद में इस वक्त अगर हम टर्न आउट के हवाले से बात करें तो अब यहां पे जो वोटर्स हैं, जो इलाका मकीन जो यहां पे वोटर्स हैं, अब उनकी बड़ी तादाद जो है वो वोट डालने के लिए बाहर निकल आई है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि ख़ास तौर पे जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंप्स हैं वहाँ पर लोगों का रश जो है वो लगा हुआ है और दोनों सियासी जमातों की जानिब से इस वक्त कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को जो है वो घरों से बाहर निकालें और उनको इस चीज़ के ऊपर जो है उनको बोलें कि वो वोट जो है अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से अब वोटर्स यहाँ पे बाहर निकलना शुरू हुए हैं ख़ासतौर पे UC 13 में, तो यहाँ पे टर्न आउट जो है वो कुछ अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम ज़िला बस्ती की बात करें तो ज़िला बस्ती में 3 UCs हैं जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें ज़िमनी इंतखाबात हैं, जिसमें UC 6 है नॉर्थ नाताबाद, UC 13 नॉर्थ कराची और UC 4 नॉर्थ कराची। अब तक जमात
اسلامی کی جانب سے 5 تحریری شکایات جو ہیں وہ صوبائی الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ جمع کرائی جا چکی ہیں، جس میں 3 شکایات UC 13 کے حوالے سے ہیں، 1 شکایت جو ہے وہ UC 4 کے حوالے سے، جبکہ 1 شکایت UC 6 نارتھ نعت آباد کے حوالے سے ہے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے جو موقف اختیار کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ کچھ مقامات کے اوپر ان کا جو پولنگ ایجنٹس ہے ان کو وقت کے اوپر جو ہے پولنگ اسٹیشن میں داخل ہونے نہیں دیا گیا، کچھ پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ان کے کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ UC 6 نارتھ نازم آباد میں جو بیلٹ پیپرز ہیں اس کی پشت پر نہ تو مہر ہے اور نہ ہی پریزائڈنگ آفیسر کے جو ہے دستخط موجود ہیں، جس سے یہ خدشہ ہے کہ بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ ضائع ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں شہاب امام، وہ بھی اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر پہنچے تھے اور ان کی جانب سے بھی جو تھے وہ دھاندلی کے الزامات جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں۔ تاہم رشید آباد اسی UC کے اندر UC 13 میں ایک صبح کے وقت جو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، 2 سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ آپس میں ان کے کارکنان لڑ پڑے تھے، جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہوئے تھے جن کو فوری طور پہ قریبی اسپتال پہنچا دیا گیا تھا، جبکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کے تمام تر صورتحال پر جو ہے وہ قابو پا لیا۔ اس وقت بھی پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ جو پولیس افسران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 5 بجے تک جو ہے وہ پولنگ تمام تر پوزیشنز پر جو ہے وہ جاری رہے گی اور 5 بجتے ہی فیصل خان، محمد احسن چانڈی ہمارے ساتھ موجود تھے، مختلف پولنگ اسٹیشنز پر آپ لوگ موجود تھے اور تمام تر صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ نواز شریف نے بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کی ہدایت کر دی۔ لیگی قائد نے وزیراعظم سے کہا کہ معیشت میں بہتری کے لیے حکومت ٹھوس منصوبہ بندی کرے۔ دورہ برطانیہ کے موقع پر دیگر مصروفیات کے دوران وزیراعظم نے نواز شریف سے ملاقات کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی اور کہا کہ بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے، پارٹی کو فعال بنایا جائے اور کارکنوں کو عزت دی جائے۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نواز شریف نے کہا کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے، اس مقصد کے لیے پارٹی کو متحرک کیا جائے۔ ملاقات میں نواز شریف کی وطن واپسی اور ان کے خلاف مقدمات کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ثاقب نثار نے نواز شریف کو نااہل کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ثاقب نثار بطور PTI ایجنٹ کام کرتے رہے۔ صرف پنجاب میں الیکشن پاکستان کے خلاف سازش ہے، پورے ملک میں الیکشن ایک ساتھ ہوں گے، وہ ایک دن ہی ہونے چاہیے۔ وہ لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ صاحب نے وہ کلیدی کردار ادا کیا میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کروانے کے لیے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کی، اور دن رات ثاقب نثار سو موٹو کا اختیار استعمال کرتے تھے۔ کہیں عوامی مفاد کا اگر کوئی ایک بھی انہوں نے کیس سو موٹو کے تحت لیا ہو تب تو بات تھی، وہ صرف اور صرف عمران خان نیازی کو کامیاب کرانے کے لیے چیف جسٹس کے طور پر نہیں بلکہ PTI کے ایجنٹ کے طور پر وہ کام کرتے رہے۔ الیکشن ایک دن ہوں گے، پورے ملک میں ایک دن ہونی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پنجاب کے حوالے سے جو ماضی کی دہائیوں میں جو ایک غلط تاثر جو قائم کیا جا رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت حد تک زائل ہو چکا ہے۔ مگر اب دوبارہ دیکھیے، میں نے ہمیشہ کہا کہ پنجاب بڑا بھائی نہیں ہے، یہ ہم چاروں برابر کے بھائی ہیں، اور اس حوالے سے اب خالی پنجاب میں الیکشن کرا کے پاکستان کے خلاف ویلکم بیک۔ ملک میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ پاکستان نے سری لنکا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ IMF رپورٹ کے مطابق یوکرین، بھارت اور چین سمیت کئی ممالک کی نسبت پاکستان میں مہنگائی زیادہ رہے گی۔ ہفتہ وار مہنگائی 48.3%، ماہانہ مہنگائی 36.4% اور رواں مالی سال جولائی سے اپریل تک مہنگائی 28.23% ریکارڈ کی گئی ہے۔
کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر سے 17 بڑے شہروں میں 51 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو اکٹھا کر کے گزشتہ سال کی قیمتوں سے موازنہ کر کے مہنگائی کی شرح نکالی جاتی ہے۔ گزشتہ مالی سال 2021-22 میں اپریل کے دوران مہنگائی دیکھی جائے تو مہنگائی کی شرح 15.86% تھی، جو اب 48.3% ہو چکی ہے، یعنی ایک سال کے دوران ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 200 گنا سے زائد بڑھی۔ اسی طرح ماہانہ مہنگائی کی شرح گزشتہ سال اپریل کے دوران 13.4% تھی، جس میں 150% سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، اور گزشتہ مالی سال جولائی سے اپریل 11% تھی، جس میں 150% اضافہ دیکھا گیا۔ عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اپریل میں مہنگائی کی شرح 37.2%، جبکہ سری لنکا میں 35.3% ریکارڈ کی گئی۔ رواں مالی سال مہنگائی بھارت میں 4.9%، رواں مالی سال چین میں 2%، یوکرین میں 21%، جبکہ پاکستان میں 27.1% کے ساتھ ان سب سے زیادہ رہنے کی پیشن گوئی ہے۔ ترکی میں 50% رہنے کی پیشن گوئی ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق ماضی میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی۔ اپریل 2014 میں مہنگائی کی شرح 9.2% ریکارڈ ہوئی تھی، پھر 4 سال مہنگائی کنٹرول رہی، لیکن اپریل 2019 میں مہنگائی کی شرح 8.8% پہنچی اور یہاں سے آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہوئی۔ پھر اپریل 2020 میں مہنگائی کی شرح 9.5%، اپریل 2021 میں 11.1% اور اپریل 2022 میں مہنگائی کی شرح 13.4% ریکارڈ ہوئی۔ اب دیکھ لیا جائے فیکس آمدن تو 2018 میں فیکس آمدن 17,000 روپے ماہانہ تھی، جو اب بڑھ کر 25,000 روپے ہو گئی، یعنی 50% اضافہ کے ساتھ فیکس آمدن میں محض 8,000 روپے کا اضافہ ہوا، جبکہ مہنگائی انہی 5 برسوں کے دوران 400 گنا سے زائد بڑھی، جس نے غریب عوام کا 3 وقت کا کھانا ختم کر دیا۔ اصل میں جو انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے نا، جیسے سبزی ہے، دالیں ہیں، آٹا ہے، چینی ہے، وہ تک لوگ نہیں خرید پا رہے۔ صرف ایک سیلری پہ گزارا کرتا ہے، اس کے لیے تو چیزیں خریدنا بہت مشکل ہو گیا آج کل کے دور میں۔ آپ کی آمدن وہی ہے، لیکن مہنگائی جو ہے نا روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی آمدن نہیں بڑھ رہی۔ صورتحال یہ ہے کہ روپیہ پر ڈالر کے پریشر سے نہ صرف درآمدی اشیاء کی قیمتیں مزید بڑھ رہی ہیں، بلکہ رہی صحیح کسر مقامی اشیاء کی سمگلنگ کی روک تھام نہ ہونے اور ذخیرہ اندوزی کے باعث قلت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ اپنے پروڈکٹیو ریسورسز پہ دھیان دیتے ہیں، مثلا ایگریکلچر ہوگی، انڈسٹری ہوگی، جاب کریشنز، جب یہ ایکٹیویٹی ہوں گی تو پھر آپ کی گروتھ کو پش آتا ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں کہ امپورٹ کو کنٹرول کر لو یا یہ اس پہ بین لگا دو، اس پہ بین لگا دو، یہ سسٹینیبل سلوشن نہیں ہے۔ یہ کچھ عرصہ بعد دوبارہ انفلیشن کو ذرا بڑھا دے گا۔ خطرناک بات یہ بھی ہے کہ عالمی اداروں نے خبردار کر دیا ہے کہ مہنگائی آئندہ سال کے دوران بھی کم نہیں ہوگی۔ موجودہ صورتحال میں مہنگائی کو کم کرنا تو دور کی بات، اس سطح پر کنٹرول کرنا بھی مشکل تر ہو گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں عام آدمی کی قوت خرید میں اضافہ حکومت کے لیے ناگزیر ہے۔ کیمرہ مین کامران شوکت کے ساتھ مدثر علی رانا، دنیا نیوز، اسلام آباد۔